इग्नू के इस ऑनलाइन काउंसलिंग में मैं डॉक्टर राजा पाठक आप सभी ज्योतिषानुरागियों का, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आज की कक्षा हम यहाँ से स्टार्ट करें उसके पहले मैं पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं अपने रीजनल डायरेक्टर सर को, उपेंद्र सर को कि सर आपने जो है ये कक्षाएं सारी इतनी सुव्यवस्थित तरीके से जो है आयोजित की हैं। और पिछले जो है रविवार कुछ स्वास्थ्य में जो है गड़बड़ी होने के कारण से आंख में समस्या थी, तो दरअसल मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो उस कक्षा को हम लोग आज और कल में करके जो है जो हमारी आगे की कक्षाएं हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे और ये बुक हम जो है इसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विगत कक्षाओं में हमने कई चीजें पढ़ी, ऐसे आचार्यों के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा है। ये हमने ईसा पूर्व जो है 1400 वर्ष से लेकर के और लगभग लगभग 1500 जो है ईस्वी तक के काल को हमने देखा है और ये देखा कि किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से परिष्कार हो रहे हैं और किस तरीके से यह शास्त्र आगे बढ़ रहा है। जहां मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब हम बात वैदिक सिद्धांतों की करते हैं तो वेदों में आपसे बताया कि जितने भी गणितीय सूत्र हैं या खगोल विज्ञान से संबंधित सूत्र हैं, ये सारे के सारे बीज रूप में हैं। इन बीजों का पल्लवन जाकर के वेदांगों के रूप में होता है। वेदांगों में भी आरंभिक अवस्था में देखेंगे तो बिल्कुल बीज रूप में बातें कही गई, लेकिन जैसे जैसे परिष्कार होता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये शास्त्र भी उतने ही समृद्ध होते गए। जैसे आपको बताया था कि 5वीं शताब्दी तक आते आते जो है आपको आचार्य वाराहमिहिर जो है इस शास्त्र को समृद्ध करने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका निभाते हैं, जहां की उन्होंने रचनाएं सिद्धांत संहिता और होरा तीनों ही स्कंदों में प्रचुर रचनाएं की। अब आप देखेंगे कि जैसे ही 15वीं शताब्दी तक आते हैं तो ग्रंथ निर्माण का कार्य अपने चरम पे था। इन प्रत्येक ग्रंथों में अगर आप देखेंगे तो यंत्र निर्माण की भी प्रक्रिया बहुतायत मात्रा में आपको प्राप्त होगी, वो चाहे आचार्य कमलाकर हो, चाहे भास्कर हो, या फिर जो है जो भी आचार्य आ रहे हैं बीच के। आपने देखा होगा कि यंत्राध्याय का लगभग सभी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। और ये था कि काल के सापेक्ष यंत्र जो है धीरे 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 बदल रहे थे। जैसे जहां एक तरफ जो है सिर्फ शंकु यंत्र की चर्चा आती है, शंकु के बाद से जो है आप देखेंगे कि यामुक्त जो है ये तुरीय यंत्र है। इस प्रकार अनेक यंत्रों की चर्चा धीरे धीरे कालांतर में आगे बढ़ती है। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आप आते आते मैंने आपसे कहा था कि पश्चिम जगत में भी जैसे ही अभी आप देखेंगे कि कोपरनिकस का काल आता है, वहां तक आते आते धीरे धीरे अब वहां भी चीजें अपने मतलब आगे की ओर बढ़नी शुरू होती हैं। और भारत का भी यह समय था जब 15वीं शताब्दी का काल जब आगे बढ़ता है तो अब क्या होता है कि छोटे यंत्रों की अपेक्षा बड़े यंत्रों की आवश्यकता आचार्यों को दृष्टिगोचर होने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे यंत्रों में एकदम बिल्कुल छोटे यंत्र से बड़े मापन को करने में क्या हो रहा है कि जो है त्रुटि आ जा रही है, कहीं ना कहीं समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं। तो अब ऐसे एक जो है कह सकते हैं आचार्य की जरूरत थी या एक ऐसे विद्वान की जरूरत थी जो इस क्षेत्र में भी कार्य कर सके। अब आवश्यकता थी कि काल मापन के जो जितनी सूक्ष्म इकाइयां हैं उनका भी प्रयोग किया जा सके। मैंने आपसे कहा कि प्रायशः आचार्यों ने इसकी विधियां बताई हैं। भास्कर आचार्य ने घटिका यंत्र निर्माण की विधि बताई है। इस प्रकार से अनेक आचार्य आ रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मगुप्त हैं, चाहे वह आपको भास्कर आचार्य हैं, अल्लल हैं या श्रीपति हैं, जो भी आचार्य हैं वो अपने ग्रंथों में यंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसे युग का सूत्रपात होना था जहां से भौतिक यंत्रों का प्रणयन, यानी कि विशाल से विशाल यंत्र अब बनाए जाने शुरू किए जाने, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता परिलक्षित होने लगी। अब क्या होता है, ठीक ऐसे ही स्थिति में ऐसे ही कंडीशन में एक आचार्य का नाम आता है। आपने सुना होगा, आचार्य कह सकते हैं विद्वान भी थे, मनीषी भी थे और राजा भी थे। तो ऐसे किसी राजा, ऐसे किसी विद्वान, ऐसे मनीषी का जब नाम अगर आता है तो महाराजा जो है सवाई जयसिंह का नाम प्रथम जो है लिया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। जो है महाराजा सवाई जयसिंह जो केवल ये राजा ही नहीं थे, अपितु ज्योतिष और गणित शास्त्र में भी इनकी रुचि अद्वितीय थी और ज्योतिष शास्त्र के भी ये
अच्छे पंडित थे, अच्छे विद्वान थे। अब जब राजा सवाई जय सिंह का जो है समय आता है, लगभग 1681 का समय है, 3 नवंबर 1681 इनका जन्म होता है। और स्थिति ये होती है कि जानते हैं कि दो आचार्यों की आज मैं ऐसे चर्चा करूंगा, या दो विद्वानों की, जिनके ऊपर बाल्यावस्था में भी कई समस्याएं आती हैं और वो उसको झेलते हुए, या यूं कहें कि उन समस्याओं से उबरते हुए ज्योतिष के क्षेत्र में या गणित शास्त्र के विकास में या खगोल विज्ञान के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। तो ऐसे ही ठीक जो है महाराजा जयसिंह की हम जब बात करते हैं, और जयसिंह के नाम पे एक और जो है आप कह सकते हैं ख्याति है, कि जो जयपुर अभी जो ये है आपको राजस्थान में, जयपुर को बसाया जो है महाराजा जयसिंह ने। अब जयपुर को राजा जयसिंह ने बसाया, और क्योंकि क्या था कि महाराजा जयसिंह वास्तु शास्त्र के भी जानकार थे, वास्तु शास्त्र के भी ज्ञाता थे, वास्तु शास्त्र में भी इनकी रुचि थी, तो इन्होंने इस पूरे नगर को जो है अपने वास्तु शास्त्रीय कला के अनुसार जो है इसको बसाया। अब स्थिति क्या हो रही है, आप जानते हैं कि 1681 में जो है इनका जन्म होता है, और इनके जन्म के बाद से इनका जो कह सकते हैं कि कुल था, जिस कुल के राजा थे या जिस वंश के राजा थे, वो ये थे सूर्यवंश के कछवाहा राजपूत होते थे उस समय, उस जो है वंश में इनका जन्म हुआ। और आपको बताया कि इनके पिताजी जो थे उनका नाम था विष्णु सिंह जी। तो इनके जन्म के लगभग 12-13 वर्ष बाद, यानी जब ये पैदा होते हैं उसके लगभग 12 से 13 साल के करीब में जो है इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब जब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है तो वर्ष 1693 में ये जो है वहां गद्दी पर बैठते हैं, आपको जयपुर के। अब जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये जो और मेन उस समय जो साम्राज्य था वो आमेर का साम्राज्य था। ये हम लोगों ने सबने जो है कई इतिहास के भी ग्रंथों में पढ़ा है, और आपने कई अगर मूवीज देखी होंगी तो मूवीज में भी आमेर का नाम बड़ा कह सकते हैं कि गर्व के साथ लिया जाता है, और आमेर का किला स्वयं में एक जो है वास्तु शास्त्र का अप्रतिम उदाहरण था। तो ये जो है वर्ष 1693 में करीब में जो है ये गद्दी पे जो है बैठते हैं। अब ये उनकी अवस्था छोटी है, और आपको बताया कि जब दो आचार्यों का मैं जब जिक्र करूंगा या दो आचार्यों की बात कह रहा हूं, तो एक तो जो है आपको बताऊं कि सवाई राजा जयसिंह, और दूसरे में आज हम जो जिस जिस माने विद्वान के चरित्र को पढ़ते हुए उनके बारे में जानते हुए आज के हम इस इकाई को समाप्त करेंगे, वो जो है आपको बताऊं महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी। ये दोनों, इन दोनों ही आचार्यों की, इन दोनों ही विद्वानों का जीवन आप कहेंगे कि था तो समृद्ध, लेकिन जो है जीवन में कठिनाइयां इतनी आई, उसके बाद भी इन्होंने इन कठिनाइयों को पार करते हुए जो है उस शास्त्र के संरक्षण में, उस शास्त्र के संवर्धन में अपनी महती भूमिका निभाई है। और आपको बताया था कि ये समय बड़ा एक कह सकते हैं कि संक्रमण का काल था, जिस समय की पश्चिम में भी आप देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी जो है अपने चरम पे था, और सबसे पहले आपको मालूम है कि सारी चीजें एज ए दर्शन के थ्रू देखी जाती थी, सारी चीजों का जो विवेचन होता था वो दार्शनिक विवेचन होता था। जब वो तथ्यों पे, वाद विवाद पे जब वो खरा उतरता था, तब जाकर के हम उसे जो है स्वीकार करते थे। तो पश्चिम में ठीक यही समय कोपरनिकस का भी रहा, और उस समय अच्छा जयसिंह जी जो थे वो केवल स्वयं ही पंडित नहीं थे, अपितु पंडित का अर्थ यहाँ विद्वान लेंगे, मैं आपको स्पष्ट इंगित करता हूँ। पंडित कहने का तात्पर्य है कि वो विद्वान थे। तो ये जो है सवाई राजा जयसिंह केवल अपने विषय के पंडित ही नहीं थे, केवल अपने विषय के विद्वान ही नहीं थे, अपितु विद्वानों के प्रेमी भी थे। इनके राज्य में आचार्य जगन्नाथ सरी के जो विद्वान थे वो भी इनके राज्याश्रय में जो है पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, विकसित हुए। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि सम्राट यंत्रम की जब रचना हो रही है, तो आचार्य जो है आपको बताया कि जगन्नाथ वहां पे इस ग्रंथ को लिखते हैं, और सवाई राजा जयसिंह ने उन्हें अपने राज्य में जो है राज्याश्रय देते हुए उन्हें रखा था और उनसे लिखवाया। तो सवाई राजा जयसिंह का तो एक मैंने बड़ा ही अद्भुत योगदान रहा। तो ये तो उनका जीवन था, लेकिन क्या होता है कि इनकी रुचि खगोल में अधिक थी।
यानी खगोलीय घटनाओं को जानने में, उनके वेध में, उनके निदर्शन में आप कह सकते हैं कि ग्रहों के गति के आनयन के परिष्कार में भी इन्होंने बड़ा अभूतपूर्व योगदान दिया। तो अब क्या हो रहा है, आपको बताया कि जब 1693 में जब गद्दी पे बैठते हैं और थोड़ा सा जब ये प्रौढ़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अब इनकी रुचि होती है कि कैसे जो अभी तक, आपको मैंने बताया था कि इनके पहले के जब आचार्य गणेश दैवज्ञ जी आते हैं, तो गणेश दैवज्ञ भी वो कहते हैं कि 60 से 70 वर्षों में क्या होता है कि ग्रहों के मान में अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब अंतर होने के चलते जब ग्रहों के मान स्थूल हो जाएंगे तो हमें हर 60 से 70 वर्ष बाद उसमें परिष्कार देना होगा। अब यदि परिष्कार आप नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगी? जब परिष्कार नहीं करेंगे तो सिद्धांत स्थूल हो जाएंगे, और सिद्धांत स्थूल हो जाएंगे तो आपके पंचांग इत्यादि से जो आनित ग्रह हैं, जो आपके गणित इत्यादि से आनित ग्रह हैं, वह कभी भी आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगे। तो आचार्य ने कहा कि हमें परिष्कार करना है, और उस परिष्कार के थ्रू, उस वेद के थ्रू, उस वेद के माध्यम से हमें अपने गणितीय प्रक्रिया को दुरुस्त करना है। यानी आप देखेंगे कि एक तरफ गणित, दूसरा गणित से आनयन ग्रह, और अब जब ग्रह में कोई अशुद्धि आ रही है, यानी उस गणित के माध्यम से जो आनीत ग्रह है, यदि आकाश में तत्समय अगर प्रत्यक्ष संवाद नहीं करता है, प्रत्यक्ष संवाद कहने का तात्पर्य है अगर उस समय आकाश में आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके गणित में कुछ ना कुछ दोष है। यानी आपके गणित से आनित काल और ग्रह में जो, ग्रह का वास्तविक जो दृश्य काल है, इन दोनों का जो अंतर है, इस अंतर का आपको जो है समाधान इस गणित में फ्रैक्शन देकर के निकालना होगा। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। यानी गणित से लाए ग्रह, अब एक जो है गणितागत काल, दूसरा वास्तविक काल, और वास्तविक और गणित का अंतर, यही फ्रैक्शन आपको देना होता है। लेकिन ये फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि हमने आज ग्रहों को आकाश में देखा और ला करके जो है तुरंत अंतर करके दे दिया। ऐसी स्थिति नहीं होती है, ये आपको जानना होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद, अभी हम जब आगे चर्चा आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आकाश में जो प्रतिदिन जिन नक्षत्रों को आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे नक्षत्र भी आपके प्रतिदिन उसी क्षितिज पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि प्रतिदिन आपके पृथ्वी की स्थिति बदल रही है। इसी प्रकार से दो प्रकार के नक्षत्रों का विवेचन किया गया है, एक तो सदोदित नक्षत्र और दूसरे अदोदित नक्षत्र। सदोदित नक्षत्र कहने का मतलब है कि वो नक्षत्र जो हमें हमेशा दिखाई दे आकाश में, लेकिन जो नक्षत्र हमें क्षितिज के आसन, यानी जो बिल्कुल हमारे होरिजोन पे दिखाई देने हैं, अब वो जानते हैं कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्ट होगी, उसके स्थितिवश उनका दृश्यादृश्यत्व, यानी उनका विजिबल होना और नॉन विजिबल होना, इनविजिबल होना, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा जो है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी की जो स्थिति होगी उसके हिसाब से इसमें अंतर आएगा। और एक समस्या और थी, अब यहां तो हुआ कि ठीक है ये अंतर इनको दिख रहे थे, तब समय आते आते क्या हुआ कि गणेश दैवज्ञ का काल बीता, आचार्य कमलाकर भट्ट आए, तमाम लोगों ने परिष्कार की बातें की, लेकिन आपसे बताया कि 60-60 वर्ष जैसे बीतेंगे फिर परिष्कार करना होगा। तो इसी चीज को देखते हुए सवाई राजा जयसिंह ने सोचा कि पूरे भारतवर्ष में हम 5 ऐसे जगहों को चिन्हित करके, जहां की दैवज्ञ ज्योतिषी विद्वान लोग हमेशा कार्य कर रहे हैं, उन जगहों पे हम वेधशाला की स्थापना कराते हैं। अब ये वेधशाला क्या हुआ भाई? तो आप जानते हैं कि शाला का अर्थ होता है गृह, हमने ये सबने पढ़ रखा है। अब जैसे पाकशाला माने भाई खाना पकाने के लिए घर है ना, अध्ययनशाला मतलब अध्ययन के लिए घर, पाठशाला माने पढ़ने पढ़ाने के लिए स्थान। तो वैसे ही जब हम वेधशाला की बात करते हैं तो वेधशाला का मतलब हुआ ग्रहीय वेद का स्थान, यानी वह स्थान जहां से हम ग्रहों के वेद को देखते हैं, समझते हैं और उस पर जो है शोध करते हैं। अब बात आई कि सवाई राजा जयसिंह ने जब देखा, मैंने आपसे कहा कि आचार्य गणेश दैवज्ञ ने कहा, यह बात आचार्य गणेश दैवज्ञ ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ग्रह लागों में कहा कि 60 वर्षों पे आपको परिष्कार देना होगा। आचार्य कमलाकर भट्ट आकर के क्या करते हैं कि पुनः एक बार जो है सौर मत को स्थापित करते हैं, लेकिन वो भी जो है सामान्यतः तो आचार्य कमलाकर भट्ट ने बीज मत का खंडन कर दिया,
मैंने आपसे बताया था कि जब वो भास्कराचार्य जी 12वीं शताब्दी में जब कहते हैं कि नहीं ग्रहों में बीज संस्कार देना आवश्यक, बीज मतलब आपको बताया कि ये जो फ्रैक्शन जो उत्पन्न हो रहा है, इसी जो है फ्रैक्शन को जिस कैलकुलेशन से हम सॉर्ट आउट कर देते हैं उसी को बीज कहते हैं। तो भास्कराचार्य ने भी कहा कि नहीं भाई बीज संस्कार की आवश्यकता है, वो उन्होंने उसके लिए सूत्र भी बता दिया, फार्मूला भी बताया। लेकिन जब आचार्य कमलाकर आते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि कई बार वो क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती भाषा का खंडन कर देते हैं। मतलब जहां पे खंडन करने की आवश्यकता है वहां तो खंडन किया ही किया, जहां किसी खंडन की आवश्यकता नहीं थी उसका भी खंडन जो है आचार्य कमलाकर भट्ट ने कर दिया। यही करते करते आचार्य कमलाकर भट्ट ने वहां जाकर के बीज मत का भी खंडन कर दिया। और बीज मत को क्या कहते हैं, वो बीज का खंडन क्या कहते हैं भाई बीज संस्कार का, तो कहते हैं दिग्देश काले बहुधांतराणि स्थूलानुपात जनता यानी सर्वान तन मिश्रितम एकमेव, यानी दिग देश काल इत्यादि जो अंतर हैं इन सबको मिला करके जो अंतर होगा तो वो अलग अलग कहते हैं, कहते हैं दिग जनित अंतर, देश जनित अंतर, काल जनित अंतर। लेकिन अब देखें कि भास्कराचार्य ने इन सब अंतरों को मिला करके एक ही बात कहा कि भाई साहब अगर चाहे जो भी अंतर हो, इन अंतरों के चलते जो गणित में विषमवाद उत्पन्न होगा उसको समाप्त करने के लिए जो संस्कार हम दे रहे हैं उसका नाम है बीज संस्कार। लेकिन कमलाकर भट्ट ने कहा ना इसका नाम बीज संस्कार नहीं रखना है, काहे के लिए बीज संस्कार रखो, कैसा बीज संस्कार है ये तो दिग्देश और काल से संबंधित अंतर है। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि उन्होंने हठात मतलब जबरदस्ती कि हमें इस मत का खंडन करना, उन्होंने ऐसा खंडन जो है आचार्य भास्कर का कर दिया। लेकिन केवल खंडन कर देना ही औचित्य नहीं था, ये वास्तविकता थी। अब यहाँ आचार्य जो सवाई राजा जयसिंह आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि भारत में 5 स्थानों पे, यानी कि जयपुर में, जयपुर के बाद से आपको काशी में, तीसरा उज्जैन में, और चौथा जो है दिल्ली में, और पांचवा मथुरा में, इन 5 जगहों पे जाकर के अलग अलग वेदशालाओं की स्थापना जो है इन्होंने की सवाई राजा जयसिंह ने। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने एकदम बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मजेदार बात है, क्या कि आप देखें किसी भी वेदशाला में चले जाइए, चाहे जो वेदशाला हो, आप जाएंगे वहां जितने भी माने यंत्र लगे हुए हैं, चाहे वो दक्षिणोत्तर वृत्ति यंत्र हो या ध्रुव पट्टिका हो, क्रांति वाला यंत्र हो या चक्र यंत्र हो या सम्राट यंत्र हो, जो भी यंत्र होंगे आप किसी भी यंत्र के माध्यम से समय का ज्ञान कर सकते हैं। ये आचार्यों की सबसे बड़ी, आचार्यों का वैशिष्ट्य रहा कि जितने भी यंत्र बनाए गए वेदशालाओं में वो सारे के सारे यंत्र काल मापन में, उनका पहला ही कार्य है काल मापन। अब जाएंगे और कुछ देख पाए चाहे नहीं देख पाए, सब में आपको काल मापन की प्रक्रिया बहुत सहजतया समझ में आ जाएगी। तो आपको बताया कि फिर इन्होंने आज जो सवाई राजा जय सिंह जी थे, इन्होंने तो इनका पहला जो बड़ा योगदान रहा वो रहा वेदशालाओं का निर्माण, यानी भारत में 5 जगह जो है इन्होंने वेदशालाएं बनवाई। दूसरी बात जो थी कि सवाई राजा जयसिंह के बारे में कि इन्होंने, मैंने आपसे कहा था कि आचार्य जगन्नाथ से इन्होंने क्या किया कि सिद्धांत सम्राट नामक एक ग्रंथ की रचना यहाँ करा रहे हैं, और उस एक सम्राट यंत्रम करके भी एक इनका ग्रंथ है। तो सिद्धांत सम्राट नामक ग्रंथ जो है इन्होंने जो है आचार्य जगन्नाथ से रख के इसकी रचना करवाई, और अन्य भाषाओं में भी, अरबी वगैरह में भी जो है मिजस्ती और जो है जी मोहम्मद के नाम से इसके ट्रांसलेशन भी आप हुए हैं, आप देखेंगे। तो ये इनके बड़े कार्य रहे जो है राजा जयसिंह के। अब इनकी जितनी भी वेदशालाएं हैं इसमें इन मैंने वेदशालाओं में इन्होंने लगभग लगभग आप देखेंगे तो 13-14 यंत्रों की स्थापना इन्होंने करवाई है। एक तो दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र आपको लगभग प्रायः सभी वेदशालाओं में मिल जाएगी। और इस ज्योतिष शास्त्र की यात्रा में मैं एक बात बार बार कहता हूं कि 2 चीजों का बड़ा मैंने प्रमुख योगदान रहा। एक तो स्वयं में काशी की भूमि ने बड़े रत्न जो है आप कह सकते हैं उत्पन्न किए हैं, और बाद में जब सवाई राजा जयसिंह ने जब इन 5 वेदशालाओं की स्थापना करवाई तो काशी में जो वेदशाला बनाई गई वो जो है गंगा जी के बिल्कुल किनारे मान मंदिर घाट पे मान मंदिर वेदशाला के नाम से आज भी बनारस में स्थित है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जब यंत्रों का संरक्षण नहीं होगा, तो जब यंत्रों में संरक्षण नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो जो है उनमें क्षय होता गया,
जो उसमें संख्याएं लिखी गई थी वो संख्याएं धीरे धीरे मिटकने लगी और कई तरह के दोष उत्पन्न हुए। तो जो है बनारस में ज्योतिष विद्या शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विद्या है, इस ज्योतिष विद्या का जो रक्षण जिस विश्वविद्यालय के हाथ में है, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, उनके स्वयं के जो है अपने कैंपस में एक वेधशाला की स्थापना कराई गई, जो कि आज भी वहां यंत्र जो है अच्छे स्थिति में कार्य कर रहे हैं। और अब तो भारत सरकार ने ऑलरेडी जो है मान मंदिर वेधशाला का भी जीर्णोद्धार करा दिया है और जयपुर वगैरह के भी ये यंत्र अभी जो है सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इन सारे आप देखेंगे वेधशालाओं में दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, ध्रुव पट्टिका जिसे हम ध्रुव दर्शक यंत्र भी कहते हैं, इसी के साथ नाड़ी वलय यंत्र, क्रांति वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, दिगंश यंत्र और राशि वलय, षष्ठ्यंत्र, राम यंत्र, कपाल यंत्र, मतलब तमाम यंत्रों की स्थापना, लगभग 13 प्रकार के यंत्रों की स्थापना जो है इन वेधशालाओं में की गई। अब दरअसल क्या है कि इन यंत्रों में आपके चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने देखा कि एक तो जो चैप्टर लिखा गया इसमें यंत्रों के बारे में भी बताया गया है कि इस यंत्र से क्या जान सकते हैं, इस यंत्र से क्या नहीं जान सकते हैं। तो यंत्रों का ज्ञान आप देखेंगे, जब तक आप वेधशाला में स्वयं नहीं जाएंगे तब तक बिना वेधशाला में गए आपको यंत्रों का ज्ञान नहीं हो सकता प्रॉपर कि हमें इसको कैसे जो है समझना है या कैसे देखना है। तो आप में से जो मुझे लगता है, और हमें खास करके एक बार अगर हम एक दैवज्ञ हैं, एक ज्योतिषी हैं, तो हमें 2-3 स्थलों का तो भ्रमण निश्चित करना चाहिए। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहां आप जाएं और वहां देखें, एक बार वहां को समझें। और दूसरा आपके नजदीक के किसी प्राचीन वेधशाला में, ऑब्जर्वेटरीज बहुत हैं भारत में भी, लेकिन शिमला वगैरह में भी, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार जो अपनी प्राचीन वेधशाला है आप देखेंगे कि कैसे मतलब पाषाण खंडों से या सीमेंट जो है आपको सीमेंट से या चूना से या पत्थर से मिलाकर के जो यंत्र बताए गए हैं वो यंत्र आज भी उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो आपको बताया कि ध्रुव पट्टिका यंत्र जो जिसको हम कह रहे हैं या ध्रुव दर्शक यंत्र जो है, ये ध्रुव दर्शक यंत्र के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था, मैं आपको बताया था कि ध्रुव तारा आपको कहां दिखाई देगा आकाश में। तो अच्छा, दूसरी बात कि ध्रुव तारा और आपके अक्षांश, इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना डिग्री और जितना मिनट आपका अक्षांश होगा, यानी जितना अंश, जितनी कला आपके अक्षांश का मान होगा, आकाश में उतने ही ऊपर आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये आप बिल्कुल एक सूत्र लिख के दिमाग में रख लेंगे कि क्षितिज से ध्रुव का जो कोण होगा ना, उन्नत, मतलब आपके क्षितिज से यह ध्रुव तारा जितना उन्नत होगा, यह जो उन्नत कोण बनेगा यही आपका अक्षांश होगा। तो ये जो आपका ध्रुव पट्टिका यंत्र है, सिंपली आप देखेंगे कि उस पट्टिका को जो है, आप इस पट्टिका का जो कोण होता है, पट्टिका यानी एक पट्टी एक लाइन, तो इस पट्टिका का जो कोण होगा वह हमेशा आपके अक्षांश के तुल्य होगा जहां भी इस यंत्र को स्थापित किया जाएगा। और उस पट्टिका के अग्रभाग पे यानी ठीक उसके अपर नोड पे ध्रुव तारा दिखाई देगा। ध्रुव तारा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपको बताया कि ध्रुव तारा हमेशा आकाश में वही दिखाई देगा, उतने ही एंगल पे दिखाई देगा जितना आपका अक्षांश होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है नाड़ी वलय यंत्र है, तो नाड़ी वलय यंत्र भी जो है आपको कहते हैं ना कि ये इसको निरक्ष देशीय धरातल के जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से कि उसको स्थापित किया जाता है। इसी नाड़ी वलय यंत्र से जो आप देखेंगे तो ग्रहों के नत काल हैं, उन्नत काल हैं, या स्थानीय समय है, या ग्रह की स्पष्ट क्रांति अभी क्या हो रही है, इसका ज्ञान जो है हम कर सकते हैं। और सामान्यतः जब आप अगर कोई वेधशाला अगर आप देखते हैं तो उस वेधशाला में जो है इसको आप जान सकते हैं। दूसरा जो है पलभा यंत्र जिसको हम कह रहे हैं, पलभा में भी 2 प्रकार के यंत्र हैं। आप देखेंगे एक तो शंकु यंत्र जिससे आप पलभा का ज्ञान करते हैं सामान्यतः। पलभा का मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ कि जिस दिन सायन जो है मेष का सूर्य होगा या सायन तुला का सूर्य होगा, उस दिन द्वादशांगुल शंकु की जो छाया होगी, मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनाधयाभा पलभा भवेत्सा, यानी सायन मेष या सायन तुला का जिस दिन सूर्य होगा, उस सायन मेष या सायन तुला के सूर्य में जो आप मध्याह्न कालिक जो शंकु की छाया होगी वही पलभा कही जाएगी। अब इस पलभा को नापने के लिए 2 प्रकार के शंकुओं की व्यवस्था की गई है, 2 प्रकार के शंकुओं को बताया गया है। एक तो शंकु पद कहने से आप जानते हैं कि शंकु का मतलब होता है कोण, यानी
हम लोग इसको गणित में पढ़ते हैं तो हम लोग कोण के माध्यम से इसको जानते हैं। इस जो यंत्र का खासियत क्या है कि इसमें दो प्रकार के शंकु बनाए जाते हैं। पहला जो शंकु होगा वह 12 अंगुल जो है प्रमाण का हम लेते हैं, और 12 अंगुल प्रमाण का ही शंकु जो है क्या है, सर्वत्र फेमस है, सभी लोग उसको प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत में ही आगे अगर आप चलेंगे ग्रह युक्त अधिकार के करीब में, तो वहां आचार्य लिखते हैं कि पंचहस्तोच्छ्रितौ शंकु छाया दिग्धम संस्थितौ, यानी 5 हाथ की भी शंकु बनाई जाती है। इस प्रकार से अलग अलग शंकुओं के परिमाप की जो है विधि है, और इसी शंकु के परिमाप से पलभा का ज्ञान किया जाता है। फिर आपको बताया कि चक्र यंत्र है। आप चक्र यंत्र बहुत सहज है, हमारे यहाँ संपूर्णानंद में भी स्थापित किया गया है। चक्र यंत्र में क्या है कि एक सिंपल सा एक जो पाइप के ऊपर एक चक्र 360 डिग्री का लगाते हैं, उसके ऊपर एक जो है घुमाने के लिए पाइप लगा देते हैं, और उसको एंगल पे उसको जो है शिफ्ट करते हैं इस अनुसार से कि आपको सीधा सीधा जो है रात्रि काल में अगर आप चाहें तो उसके अंदर ध्रुव का दर्शन हो जाए, दिन में जो आप सूर्य के अनुसार ग्रहों के स्पष्ट क्रांति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्रांति का वेद कर सकते हैं। और आपको बताया एक तथ्य और उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्रांति कहने से क्या अर्थ हुआ। क्रांति का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, क्योंकि क्रांति शब्द जो है ना वो क्रमुपाद विक्षेपे धातु से बनता है, यानी क्रमणम क्रांति, यानी कोई भी मान लीजिए ग्रह है, किसी भी ग्रह को छोड़े, हम सामान्यतः सूर्य को लेते हैं, तो सूर्य क्या करेगा, नाड़ी वृत्त से यानी इक्वेटर से जितना उत्तर या दक्षिण जाएगा उसी को कहते हैं क्रांति। तो सूर्य उत्तर या दक्षिण जाएगा, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो या तो हम अगर पृथ्वी को स्थिर मान करके गणना करेंगे तो सूर्य को हम मान लेंगे कि सूर्य हमारा उत्तर दक्षिण जा रहा है, लेकिन अगर हमने सूर्य को स्थिर मान लिया तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी जो है वो झुक रही है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ। यही उत्तरा क्रांति और दक्षिणा क्रांति है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि सम्राट यंत्र है। सम्राट यंत्र में अगर आप देखेंगे तो समय इत्यादि की गणना बहुत आसानी से हो जाती है, और सम्राट यंत्र का ही एक जो छोटा रूप कहा जाता है वह कहा जाता है लघु सम्राट यंत्र। फिर इसी प्रकार से यंत्रराज है, राशि वलय है, फिर चाहे जयप्रकाश यंत्र है। जयप्रकाश यंत्र को जनरली हम लोग कई बार अर्धकपाल यंत्र भी कहते हैं। अर्धकपाल यंत्र यानी इसको जमीन में एक प्रकार से गड्ढा करके कटाह वाली स्थिति बनाकर, कटाह यानी कढ़ाई की स्थिति बना करके जमीन में इसको जो है स्थापित किया जाता है। तो आप एक बार इन यंत्रों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे ज्योतिषीय वेद जो है होते हैं। अब बात आती है कि जब आचार्य जो सवाई राजा जयसिंह हैं, इसके बाद इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में तमाम जो है परिष्कारों को बताया, वो परिष्कार किए गए। इसके बाद से एक जो है आपको रचना इन्होंने एक ग्रंथ कराई जो है सम्राट सिद्धांत की, और ये सारी चीजें जो है जो परिष्कार किए गए ग्रहों में, उन ग्रहों में किए हुए परिष्कार को इन्होंने इसमें स्थापित किया। अब बात आई कि अब भारत में आपको बताया था कि पश्चिम में कोपरनिकस थे, उनका भी एक तरीके से वो उत्कर्ष काल चल रहा था। भारत में अब जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गुलामी की स्थिति थी वो धीरे धीरे अब जो है हमारे यहाँ बन चुकी थी। अब स्थिति ये हो गई थी कि पश्चिम का भी प्रवाह हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ से विज्ञान की राशि पश्चिम में प्रचुर रूप से जा रही थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको कल्चरल कंजंक्शन का यह टाइम था। और कल्चरल कंजंक्शन का टाइम क्या था, इस समय तक बहुत सारी संस्कृतियां हमारे देश में मिश्रित हो चुकी थी। बहुत सारे कह सकते हैं कि पाश्चात्य जो हमारे यहाँ सिद्धांत हैं वो भी स्थापित हो चुके थे। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में लगभग 18 जनवरी 1854 को वेंकटेश बापूदेव केतकर जी का जन्म होता है। और आपको जैसा कि नाम से ही सुनने में लगता होगा कि वेंकटेश बापूदेव केतकर, कहने का मतलब है कि इनके नाम से ही जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये महाराष्ट्र के निवासी, यानी ये जो टाइटल इनका केतकर है वो महाराष्ट्र में जो है वहां लगाते हैं लोग। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है जो वेंकटेश बापूदेव केतकर थे, ये करीब करीब जो है 1854 में महाराष्ट्र में जो है इन्होंने जन्म लिया। अब इसकी पूरी इनकी जीवनी आपके जो है पुस्तक में दी हुई है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से ये बात आपको समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा जो है इनमें जो मुख्य हैं उन बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, बाकी आप पूरे की
इसके पहले जो है स्टोरी आप स्वयं पढ़ेंगे कि उनका जन्म जैसे हुआ और उनका कैसे परिवार पलायन करता है, कैसे उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। अब लेकिन जब वेंकटेश बापूदेव केतकर जी की बात आती है तो आपको बताऊं कि इनके जीवन में भी कम उथल पुथल नहीं हुआ, और ये विद्वान गणित के अच्छे विद्वान थे। और करीब करीब आप देखेंगे कि शुरू में इन्होंने जो प्रारंभिक पढ़ाई जो की थी वो करीब करीब 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने एक प्रॉपर रूप से की। लेकिन अब जब होता क्या है कि 21 वर्ष के अवस्था में जब ये आते हैं उस समय इनके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल मच चुका होता है। इनका परिवार जो है वहां से जहां ये मूल निवासी थे वहां से जो है बागलकोट के, वहां से वो जो है पलायित हो जाते हैं, और फिर पलायित होने के बाद जहां इनका जो जन्म स्थान था वहां से बागलकोट के लिए जो है पलायित हो जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो अब एक तरीके से परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, और पारिवारिक जिम्मेदारी आने के बाद से इनके साथ सामने सबसे बड़ी समस्या जो है, जो चैलेंज है कि अब ये अपने जीवन में या तो ज्योतिष शास्त्र को, गणित शास्त्र को आगे बढ़ाएं या अपने जो है स्वयं ही कुछ कार्य करके अपने परिवार को चलाएं। तो आचार्य फिर क्या करते हैं वेंकटेश बापूदेव केतकर जी की 21 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे तो ये करीब करीब वहां से जब आते हैं, ये बागलकोट को स्थापित होते हैं, तो बागलकोट में स्थापित होने के बाद से ये एक स्कूल में वहां ज्वाइन कर लेते हैं और एक विद्यालय में ज्वाइन, एक शिक्षक के तौर पे वहां ज्वाइन करते हैं। और करीब करीब ये 25 वर्ष तक जो है वहां अध्यापन करते हैं। और लगभग 1872 में जो है इन्होंने उस समय जो है इनका विवाह संपन्न हुआ, और इनकी पत्नी का नाम जो है लक्ष्मीबाई जी था। यहां तक तो आप देखेंगे कि एक सामान्य स्टोरी है, सारी चीजें बिल्कुल सहज चल रही थी। जीवन में उथल पुथल आता है, और एक ऐसा उथल पुथल आता है जो एक अच्छे खासे विद्यार्थी को कार्य करने पे, कमाने पे मजबूर कर देता है। लेकिन आप जानते हैं कि व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति की प्रवृत्ति बिल्कुल बदलती नहीं। जहां उसकी वो रुचि होगी वह निश्चित ही काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी के भी साथ यही स्थिति होती थी। एक चीज मैं आपको और इसके साथ में इंगित करूंगा कि आचार्य वेंकटेश जो बापूदेव केतकर जी जो थे, इनकी केवल रुचि गणित में ही नहीं थी, अपितु आप देखेंगे ये अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी जानते थे, फ्रेंच भी उतनी ही अच्छी जानते थे, संस्कृत के भी विद्वान थे, और मराठी इनकी जो है मातृभाषा थी उस समय, और हिंदी के भी अच्छे विद्वान थे। ये इनकी रचनाओं से भी आप देखेंगे तो आगे चल के आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो अब क्या कंडीशन हो रहा है, इनकी रुचि कहां से आती है आप देखें। अब यहां तक तो आपको बताया कि ये सामान्यतया गणित के विद्वान हैं। ये जब 21 वर्ष की अवस्था में जब ये विद्यालय को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, एक घटना घटती है इनके जीवन में करीब करीब वर्ष 1868 में। 1868 में क्या होता है, एक सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और जब सूर्य ग्रहण होता है, और वो भी खग्रास सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, तो आप जानते हैं कि खग्रास की स्थिति जब बनती है तो चंद्रमा क्या करता है कि संपूर्ण सूर्य को ढक लेता है। अब ये बात भी कहने में बड़ा विचित्र लगता है कि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, लेकिन खैर ये वेदांतियों की बात हो जाती है। वेदांती लोग एक बड़ा अच्छा एक वो तथ्य कहते हैं कि घनक्षन्न दृष्टिर घनक्षन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा तथा बद्धवद भात यो मूढ़ दृष्टि सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। हम कहते हैं कि चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया। अरे इतना छोटा चंद्रमा उतने बड़े सूर्य मंडल को कैसे ढक लेगा? वास्तविकता में तो ढकता हुआ आपके दृष्टि पथ को है। तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया। तो ये वेदांती लोग इसका बड़ा अच्छा उपहास करते हैं कि जो है एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आता है और सूर्य को जब हमारे दृष्टि पथ में आता है तो हम कहते हैं देखो इसने सूर्य को ढक लिया। इसी प्रकार से एक छोटी सी माया जब हमारे बुद्धि को ढक लेती है तो हम यही कहते हैं कि जो है हम सांसारिक जीव हैं। ऐसा एक वेदांतियों का बड़ा अच्छा मत है। तो वही कहते कहते आपको पढ़ाते हुए मुझे ये बात ध्यान आई। तो सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और हमारा दृष्टिपथ जो है अवरोधित हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जब चौतरफा नहीं जा पाता, ऐसी स्थिति में
अचानक जो है उनको मतलब अंधेरा छा जाता। आप देखें सामान्यतः ग्रहण में ऐसी स्थिति बनती है, तो एकदम सर्वत्र जो है अंधियारा व्याप्त हो जाता है और दिन में ही जो है उनको तारे दिखने लगते हैं। भाई उनको क्या, सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भाई सेब तो जैसे रोज पेड़ से गिर रहा है, लेकिन एक दिन जो है सेब को देख करके जो है कैसे गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ग्रहण तो शाश्वत हो रहे हैं। और ऐसे ही जब आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी जो है 1868 में जब देखते हैं कि ग्रहण की स्थिति होती है, दिन में तारे जब दिखाई देने लगे, तब इस रहस्य को जानने के लिए इनके इनके मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई आखिर यह कौन सी घटना है, कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको जाना जा सकता है, इसको लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि साइमन न्यूकॉम्ब उस समय जो है एक अच्छे जो है अमेरिकन मैथमेटिशियन भी थे, और ये उस समय एक बड़े अच्छे खगोल शास्त्र के ज्ञाता भी थे। तो आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी ने उनसे फिर जाकर के खगोल विज्ञान को सीखा। और करीब करीब आप देखेंगे कि जब हम बात इसकी करते हैं कि प्लूटो के लिए, तो आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी ने ही वर्ष 1911 में प्लूटो के होने के अस्तित्व पर सबसे पहला अपना जो एक मत दिया था कि ऐसी स्थिति भी ग्रहों की हो सकती है। इसके बाद से अनेक आप देखेंगे करीब करीब जो है कि उन्होंने काम किए हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़े और जैसे जैसे उन्होंने ग्रंथों की रचनाएं की, जैसे जैसे उनका ज्ञान का स्तर बढ़ा, उन्होंने भारतीय पारंपरिक गणितीय जो हमारे खगोलीय सिद्धांत है उनमें भी उन्होंने नवीन परिष्कारों को डाला। अभी नवीन परिष्कारों को डाला, इसका कहने का क्या तात्पर्य है, अभी हम आपसे इसको बताते हैं। आचार्य ने क्या किए कि लगभग 7 या 8 ग्रंथों की रचना जो है आचार्य केतकर जी ने की। एक तो ज्योतिर्गणितम नाम से इन्होंने की, दूसरा केतकी ग्रह गणितम, फिर तीसरा भूमंडलीय सूर्यादि ग्रह, चौथा जो है सौर्य ब्राह्म तिथि गणित, और मराठी ग्रह गणित, नक्षत्र विद्या और गोलक द्वय प्रश्न विमर्श। ऐसा करके उन्होंने ग्रंथों की जो है रचनाएं की। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना रही आपको बताऊं, वो है केतकी ग्रह गणितम। आप देखेंगे कि आधुनिक समय में भी केतकी ग्रह गणितम से लाए हुए ग्रहों के जो मान हैं वो चमत्कृत कर देने वाले हैं। केतकी ग्रह गणितम में आचार्य ने जो है लॉग्स का प्रयोग, और खास करके आज के जो गणित में हम जानते हैं कि चलन कलन है, कैलकुलस का प्रयोग इन्होंने आचार्य ने खूब किया। और केतकी ग्रह गणितम में इन्होंने सीधे कहा कि जो हमारे वर्षमान है, आपसे मैंने उस दिन चर्चा की थी कि जब यथास्थान आएगा तो मैं बताऊंगा, तो कहते हैं कि सार्धई पलई रष्टभि सत्या दीर्घतरम च वेधनि पुड़ई प्रत्यक्ष तो दृश्यते। अभी क्या होता है, छोटी छोटी तिथियां बदल जा रही हैं। मैं तो अब की बार देख रहा था, या सामान्य जब आप एक किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो जैसे कहेगा कि अरे भाई साहब क्या बताऊं, मतलब पता नहीं है क्या अधिमास की लीला है, समझ में नहीं आती है, हमारा तो पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ उसी में विद्वान जो है वो अपनी व्याख्या देंगे कि भाई साहब पहले तो खिचड़ी फलाने दिन को पड़ती थी, अब फलाने दिन को पड़ने लगी है, ये सारा जो है पता नहीं पंडित जी लोग क्या करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि भारतीय जो पंचांग की पद्धति है, यह पंचांग की पद्धति सूर्य और चंद्रमा की गतियों पे निर्भर करती है। अब आपको जहां कहा कि अब कुछ दिन में तो वर्ष में भी समस्याएं अभी धीरे धीरे दृष्टिगोचर होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि वहां आचार्य सीधा कह रहा है कि सार्धई पलई रष्टभि सत्या दीर्घतरम च वेधनि पुड़ई प्रत्यक्ष तो दृश्यते। जो प्रत्यक्ष वेद करने वाले लोग हैं, वह प्रत्यक्ष वेद करने वाले लोग कहते हैं कि 8.5 पल हमारे जो है वर्ष का मान भी हर वर्ष बढ़ रहा है। अब जब 8.5 पल बढ़ रहा है तो आप जानते हैं कि धीरे 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 इससे भी अंतर उत्पन्न होगा। ऐसा आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी का मत है। फिर आप जानते हैं कि जब ग्रहों को हम देखते हैं तो कई बार जब मैं अपनी कक्षाओं में भी पढ़ाता हूं तो छात्रों से चर्चा करता हूं कि हम लोग के यहाँ स्थान और बिंब इन दोनों में अंतर मानते हैं। बिंब का मतलब हुआ जहां वो दिखाई दे रहा है, और स्थान का मतलब हुआ
आपको बताया कि उस ग्रह का जो है क्रांति वृत्तीय तदस्थान। अब आपको मालूम है कि अगर जब हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान के भी अनुसार कि जहां हमको वास्तविकता में बिंब आकाश में दिखाई दे रहा है वो उस स्थान पे नहीं होगा। दूसरा, आप सिंपल एक उदाहरण देखिए कि जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए शीशे के गिलास में और पेन को आप सीधा डालेंगे तो यह जो पेन को डालने के बाद से जो पेन का स्थान है ना वो अपने स्थान से किंचित अंतरित दिखाई देगा। हम इसको विज्ञान की भाषा में अपवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन, अब जब हम कह रहे हैं कि सिंपल सा एक सरल माध्यम में जब हमको इतने नजदीक से स्थान में अंतर दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि लाखों जो है किलोमीटर दूर स्थित ग्रह जो है हमारे यहाँ से, वो जब हम उसको देखते हैं तो हमारा दृष्टि सूत्र इतने सघन और विरल माध्यमों से जब होकर के गुजरेगा तो वह ग्रह एकदम एग्जैक्ट और स्थान और बिंदु पे अंतर आएगा ही आएगा। अब इन अंतरों को कैसे दूर करेंगे तो आचार्य वेंकटेश बापुदेव केतकर जी जो है क्या करते हैं कि केतकी ग्रह गणितम में कर्स, तिथि, च्युति अनेक प्रकार के जो है इसको बताते हैं। अब आपको बताऊं कि इस प्रकार के स्थितियों को बताते हुए आचार्य जो है करीब करीब आप देखेंगे तो करीब 40 संस्कारों की वो चर्चा जो है चंद्रमा के स्पष्टीकरण में कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसका गति वैचित्र्य सर्वाधिक है, जिसके गति में अंतर बहुत ज्यादा है। तो आचार्य वेंकटेश बापुदेव केतकर जी ने आप देखेंगे कि करीब करीब जो है आधुनिक गणित को लेकर के और एक बड़ा कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने जो है भारतीय ज्योतिर्गणित में इन्होंने किया। इसके बाद से इनका एक ग्रंथ जो बड़ा फेमस रहा वो है नक्षत्र विद्या, और आपको बताया कि नक्षत्र विद्या नामक जो इनका ग्रंथ है आचार्य वेंकटेश बापुदेव केतकर जी का, वो नक्षत्रों के दृश्यत्व विवेचन के लिए इन्होंने लिखा है कि कैसे जो है हमारे कौन कौन से तारे क्षितिज के आसन्न दिखाई देंगे, कौन से जो है तारे आपको क्षितिज के नीचे दिखाई देंगे, कौन से तारे जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किस दिशा में दिखाई देगा, इसके ऊपर जो है इन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि कोई भी तारा जब हम आकाश में देख रहे हैं, ये भी बात बड़ा एक अच्छा है जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में कि एक कोई भी तारा जो आपको सूर्यास्त के बाद दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखेंगे, और जिन मैं चीजों को बताता हूं आप इन्हें आकाश में प्रेक्षण कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो अगर कोई तारा अगर आपके सूर्यास्त के बाद आकाश में करीब दिखाई दे रहा है तो आप मान के चलिए कि वही तारा आपको लगभग अगर 2-4-5 दिनों तक आप देखेंगे, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो तारा लगभग 12 महीने बाद आपको पुनः दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होगा ये आपको सामान्यतया मालूम है कि आपके पृथ्वी का जो घूर्णन क्रम है वह करीब करीब जो है पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन इसको लग जाता है। इसके चलते ऐसी स्थिति आती है कि आपको करीब करीब 1 साल बाद जो है कोई भी तारा आपको पुनः उस स्थान पे दिखाई देगा। और मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 तरीके के तारे हैं, एक तो सदोदित तारे हैं, दूसरा अदोदित तारे हैं, और तीसरे जो है सामान्य तारे हैं। सदोदित तारे मतलब जो हमेशा आपको हॉरिजॉन के ऊपर दिखाई देंगे, वो तारे जो ऊपर में। अदोदित तारे मतलब जो आपके बिल्कुल हॉरिजॉन से नीचे वाले तारे हैं, वो उस मंडल के तारे आपको नहीं दिखेंगे। और तीसरे नंबर में आते हैं सदोदित ओदित जो है, यानी जो सिंपल क्लास वाले तारे हैं, यानी जिनको बताया कि वो वर्ष में 1 बार दिखा, 2 बार दिखा, 3 बार दिखा, 3 दिन तक दिखा, और इसके बाद से पुनः जो है वो आपको लगभग 1 साल बाद वो तारा दिखाई देगा। इस प्रकार से अलग अलग तारों के लिए ज्ञान के लिए आचार्य ने अपने नक्षत्र विद्या नामक ग्रंथ में भी इन तथ्यों का प्रतिपादन किया है, और आचार्य ने इसके मतलब कह सकते हैं कि बड़ी विस्तृत चर्चा इन्होंने दी है। दूसरी एक बात आती है, जब एक इसमें विद्वान का भी नाम और आएगा आपके ग्रंथ में, और इनकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी की।
आचार्य जो वेंकटेश बापूदेव केतकर जी, आप जानते हैं जब हम अयनांश विमर्श करते हैं, अयनांश के बारे में जब चर्चा करेंगे, भी आगे की पुस्तकों में आपके आएगा, जब अयनांश की चर्चा करते हैं तो अयनांश में अलग अलग इसमें कई तरीके के मत आ जाते हैं। एक तो चित्रा पक्षीय मत है, दूसरा जो है रईवत पक्षीय मत है, तीसरा जो है झीटा पक्षीय मत है। अलग अलग इसमें लोगों के अपने अपने हाइपोथेसिस है। जो वेंकटेश बापूदेव केतकर जी जो थे, ये मानते थे कि जो नक्षत्र चलन का जो बिंदु है वो चित्रा नक्षत्र के से वो मान रहे हैं। दूसरा, जो उसी समय के आसन्न एक विद्वान हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा, आचार्य बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं कि ये भी जो है महाराष्ट्रियन विद्वान थे। उस समय आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर जी से इनके संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन इसी सिर्फ अयनांश पद्धति को लेकर के, क्योंकि वो पोषक थे जो है चित्रा पक्षीय के, यानी आचार्य वेंकटेश बापूदेव केतकर समर्थक जो है चित्रा पक्षीय अयनांश के, बाल गंगाधर तिलक जी मानते थे जो है रईवत पक्षीय अयनांश को। इसको लेकर के इन दोनों में जो है आगे चल के बड़ा विवाद हुआ, और फिर जो है दोनों के अपने अपने अलग अलग सिद्धांत जो है दोनों ने स्थापित किए। इसके बाद से अब जब मैं चर्चा करता हूं तो तीसरी जो बात आती है, या तीसरे जो जिस विद्वान का नाम आता है, उनका नाम है आचार्य बापूदेव शास्त्री। अब बापूदेव शास्त्री जी का नाम आए और भारतीय गणित और कह सकते हैं कि प्राचीन गणित का नाम ना आए, पाश्चात्य गणित का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य जो है आपको बापूदेव शास्त्री जी, आपको बताऊं कि इन्होंने एक तो ये इन दोनों आचार्य यानी बापूदेव शास्त्री जी और सुधाकर द्विवेदी जी, ये दो आचार्य ऐसे रहे जो हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित थे, इसलिए मुझे जब मैं वहां रहा तो मुझे काफी प्रत्यक्ष अनुभव कई चीजों को देखने को मिला। करीब करीब इनका जो जन्म रहा वो 1 नवंबर 1821 को हुआ था, आचार्य बापूदेव शास्त्री जी का जन्म। हम बिल्कुल एक सामान्यतया पहले तो कह सकते हैं कि इनकी जीवनी जो है बिल्कुल संक्षेप में बात करेंगे, इनके कृतित्वों पर थोड़ा विस्तृत प्रकाश डालेंगे। तो आचार्य बापूदेव शास्त्री जी का जन्म करीब 1 नवंबर 1821 को हुआ था, कार्तिक महीने में। और ये जो थे अहमदनगर के निवासी थे, दक्षिण के। जब उनके पिताजी का नाम जो है सीताराम शास्त्री था, अब जब ये अहमदनगर में थे तो इनके पिताजी जो है अहमदनगर से इनको नागपुर ले गए शिक्षा के लिए, और वहीं नागपुर में जो है बापूदेव शास्त्री जी ने गणित का जो है अध्ययन किया। और गणित के अध्ययन के बाद से फिर क्या होता है कि वो वहीं रह करके अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हैं। अष्टाध्यायी इन द सेंस कि पाणिनि अष्टाध्यायी का व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, फिर वहीं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, फिर वहीं रह करके अनेक काव्य ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद से फिर आते हैं जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे अब इनकी प्रवृत्ति जो होती है अब ज्योतिष शास्त्र की ओर होती है। इन्हें मुलाकात होती, इनका जो मेल मिलाप होता है, इनका जो एक अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जो गुरु इनके मिलते हैं, वो मिलते हैं पंडित ढूंढीराज मिश्र जी। और पंडित ढूंढीराज मिश्र जी से इन्होंने लीलावती, बीज गणित और अन्य जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ थे, उन्होंने जो है आचार्य बापूदेव शास्त्री जी ने उनका अध्ययन जो पंडित ढूंढीराज मिश्र जी से किया। इसके बाद से अब एक चीज आप देखेंगे और कि यहां जब ये क्या करते हैं कि ये जब काशी आते हैं एक बार, तो स्थिति ऐसी होती है कि उस समय आपको बताया था कि वर्ष 1791 में काशी संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई, जिसको कि हम आज परिष्कार के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1791 में जब होती है तो उस समय से आपको ये एक तो ज्ञान का बड़ा प्रमुख केंद्र रहा। वर्ष 1860 में यहां से शोध पत्रिकाएं प्रकाशित होनी जो है आरंभ हो गई। अब क्या हो रहा है जनरली कि सीताराम शास्त्री जी जो थे, आपने एक तो सीताराम शास्त्री जी का नाम, इनके पिताजी जो थे उनका भी नाम अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों में रहा। अब सीताराम शास्त्री जी
का जो मुलाकात होता है या उनका जो परिचय होता है वो विल्किंसन से होता है। और फिर विल्किंसन से मिलने के बाद से फिर क्या करते हैं कि इनके पिताजी इनको सिद्धांत शिरोमणि का अध्ययन करवाते, जैसे आपको बताया कि लीलावती पढ़ा, फिर बीजगणित पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र में इनकी जो है इनका प्रवेश होता है। और उसके बाद से वो जब आचार्य जब ये संपूर्णानंद का नाम यानी कि काशी संस्कृत पाठशाला का नाम जब बदल करके आप देखेंगे कि संस्कृत कॉलेज बनारस, हाँ देखिए ये नाम ध्यान नहीं आ रहा था, संस्कृत कॉलेज बनारस जब इसका नाम होता है उस समय इसके जो प्रिंसिपल होते हैं उनका नाम था जो है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन से जब ये मिलते हैं तो वैलेंटाइन बड़े प्रसन्न होते हैं इनके जो है गणितीय प्रतिभा को देख करके, और उसके बाद से क्या करते हैं कि इनको एक तरीके से छात्रवृत्ति और पुरस्कार भी इनको देते हैं। इसके बाद से आचार्य बापूदेव शास्त्री जी जो है उसी संस्कृत कॉलेज बनारस में, यानी जो कि वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है में आचार्य के पद पे वो आ जाते हैं। अब जब आचार्य के पद पे आते हैं और एक देखेंगे कि एक कैसे एक छोटा सा अभी एक आगे नोकझोंक आएगा कि एक गुरु और एक शिष्य के बीच में कैसे एक संबंध धीरे धीरे जो है तालमेल बनता है। तो जब वो आचार्य ये बापूदेव शास्त्री जी जब काशी संस्कृत पाठशाला के जो था, जो कि परिणत हुआ जा करके संस्कृत कॉलेज बनारस में, ये ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक के रूप में वहां चयनित हुए। जब ये वहां चयनित हो जाते हैं तो ये विल्किंसन के साथ में मिलकर के बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद भी ये कर देते हैं। इसके बाद से इन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं कर दी, जैसे कि तत्व विवेक परीक्षा, फिर जो मान मंदिर में आपको बताया कि जो बनारस में मान मंदिर घाट पे जो यंत्र बनाए गए हैं, तो मान मंदिरस्थ यंत्र का वर्णन कि वहां कौन कौन से यंत्र हैं। फिर आपको बताया कि अयनांश को लेकर के जो चर्चाएं हैं, इस तरीके से करीब करीब इन्होंने 20 ग्रंथ जो है लिख डाले, जिसमें कि कैलकुलस भी इंक्लूडेड था, कैलकुलस यानी कि चलन कलन भी जिसमें इंक्लूड था। इस तरीके से इन्होंने 20 ग्रंथ रचना कर डाले। इसके बाद से हिंदी में भी इन्होंने, ये तो सारे ग्रंथ संस्कृत में थे, इसके बाद से करीब करीब 7 ग्रंथ जो है इन्होंने हिंदी में लिख डाले, और इसी के साथ करीब 4 ग्रंथ जो है इन्होंने अंग्रेजी में भी लिख डाले। अंग्रेजी में जिन ग्रंथों को इन्होंने लिखा वो खास करके विल्किंसन के साथ में मिलकर के इन्होंने अनुवाद का कार्य किया है। इस तरीके से ये जो है इस शास्त्र को, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और अब एक आपको और एक अच्छी बात बताऊं, ये क्योंकि ऐसी चर्चा है कि एक बापूदेव शास्त्री, ये संस्कृत के विद्वानों की मैं बात कर रहा हूं, भारत में तत्कालीन संस्कृत के एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें जिन्हें जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी। आपको मालूम होगा कि मैथमेटिशियंस बहुत सारे रहे, या भारत के जैसे रामानुजन जी जो थे उन्हें भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन संस्कृत के विद्वानों में यह पहले ऐसे रहे बापूदेव शास्त्री जी जिन्हें जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है उस समय तत्काल जो है प्रदान की गई थी। इसके बाद से आप देखेंगे कि इनके गणित के और इनकी जो प्रतिभा थी उससे मतलब प्रसन्न होकर के अनेक सम्मान इन्हें जो है आप जो है इन्हें दिए गए। एक तरीके से फिर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में उसमें जो है इनको वहां से भी फेलोशिप प्राप्त हुआ। इसी तरीके से जो अनेक पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। और सबसे पहली बात कि जब सबसे पहली जो उपाधि दी गई थी महामहोपाध्याय, यानी उस समय में अपने विषय के विद्वान को, यानी विशिष्ट विद्वान को, और एक तरीके से कहले सर्वोत्कृष्ट विद्वान को महामहोपाध्याय की जो है उपाधि दी जाती थी। और वो सर्वप्रथम उपाधि जो जिसको दी गई वह उपाधि पंडित बापूदेव शास्त्री जी को ही दी गई थी। इसके बाद से लगभग 1889 में जो है बापूदेव शास्त्री जी जो, जिसको मैंने आपको बताया कि बनारस कॉलेज, फिर काशी राजकीय संस्कृत कॉलेज, फिर क्वींस कॉलेज, और लास्ट में जाकर के संपूर्णानंद के नाम से ये जो अंतरित हुआ, तो वहां से जो 1889 में करीब में जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, और 1890 में 7 जून को आचार्य का देहावसान हो जाता है। अब एक स्थिति ये रही कि अब देखें, अब इन्हीं के पैरेलल, यानी जब बापूदेव शास्त्री जी जो है इन्हीं के पैरेलल एक आचार्य और आते हैं। क्या, कौन है भाई वो? और इन्हीं को लेकर के मैंने कहा कि जब जिस समय आचार्य
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि राजकीय संस्कृत कॉलेज में जिस समय पढ़ा रहे होते हैं, उसी समय एक बालक उनके यहाँ आता है जिसका नाम है सुधाकर। अब सुधाकर द्विवेदी जी के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी है और ये इनके प्रतिभा को भी दर्शाता है कि सुधाकर द्विवेदी जी किस तरीके के विद्वान थे, किस प्रकार के मेधावी छात्र थे। तो मैंने कहा कि सुधाकर द्विवेदी जी का जन्म जो है 1855 में हुआ था। महामहोपाध्याय जो है आपको बापूदेव शास्त्री जी का देहावसान 1889 के करीब में हो जाता है। तो जो और आचार्य सुधाकर द्विवेदी जी का जन्म बताया आपको 1855 का, यानी उन्हीं के समय में ये भी आते हैं जब आचार्य बापूदेव शास्त्री जी जीवित थे। और ये महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी यहीं बनारस के ही थे और इनके पिताजी का नाम जो है कृपाल दत्त द्विवेदी था और माता जी इनकी जो है लाची देवी, उनका नाम ऐसा जो है लिखते हैं, उनके ही ग्रंथों में ऐसा संदर्भ जो है आता है। और एक तो मैंने ऐसा कह सकते भगवान ने उनको प्रज्ञा ऐसी दी, मेधा ऐसी दी कि जिसका लोहा संपूर्ण विश्व मानता था। उन्होंने तत्काल जब उस समय बातें जब चर्चाएं गणित की चल रही होती हैं, खगोल की चल रही होती हैं, तो उन्होंने कई ऐसे ग्रंथ तो हास्य और विनोद में लिख डाले जो कि जिसमें जो उनके तर्क हैं आज भी अकाट्य आप देखेंगे तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति को समझ में आएंगे। तो आपको बताया इनका जन्म जो है करीब करीब वही 26 मार्च 1855 को होता है और इनका नाम सुधाकर द्विवेदी रख दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें कई कथाएं ऐसी प्रचलित हैं कि जैसे ही इनका जन्म होता है तो एक उस समय सुधाकर पत्रिका चल रही थी और जो है क्योंकि भारत उस समय आपको मालूम है कि गुलाम था और इस तरीके से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़ा सहज नहीं होता था। तो जैसे ही अभी ये पैदा होने वाले होते हैं घर में जो है आता है और एक डाकिया इनको सुधाकर नाम की पत्रिका इनके पिताजी को दे करके जाता है और वहीं से इनका कर्म जो घर में जो है सुधाकर नाम की पत्रिका आई। उसके बाद से कुछ समय बाद वो तत्कालीन पत्रिका भी बंद भी हो गई थी, लेकिन ये था कि जो है इनके पिताजी ने इनका नाम उसी के आधार पे जो है सुधाकर जो है रख दिया। अब जैसा आपको बताया कि इनके पिताजी जो थे वो बड़े संपन्न थे, बड़ा संभ्रांत परिवार था। ऐसा नहीं था कि इसलिए पढ़ रहे हैं तो घर में गरीबी है, तो घर में संपन्नता बहुत रही। आप जानते हैं कि संपन्नता जब ज्यादा रहती है और घर में चाचा और सबके दुलारे थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अच्छा चलो बच्चा पढ़ लेगा, अच्छा चलो बच्चा पढ़ लेगा, तो ऐसा करके इनकी शिक्षा ही लेट शुरू होती है। यानी सुधाकर द्विवेदी जी का जब अक्षरारंभ होता है उस समय इनकी आयु 8 वर्ष की होती है और आप देखेंगे कि अपने यहाँ अक्षरारंभ को सामान्यतः शास्त्रों में भी कहा कि 5वें वर्ष में कर देना चाहिए। अब जब 8 वर्ष के हैं और 8वें वर्ष में क्या करते हैं कि पढ़ने जाते हैं, जैसे ही ये थोड़े बड़े होते हैं इनके पिताजी लेकर के वहीं जो है राजकीय संस्कृत पाठशाला वहां जाते हैं, राजकीय संस्कृत कॉलेज। जब वहां लेकर के जाते हैं तो उस समय तत्कालीन 2 आचार्य वहां पढ़ा रहे थे। एक तो आपको बताया कि महामहोपाध्याय पंडित बापूदेव शास्त्री जी और दूसरे जो थे उनका नाम था देवकृष्ण मिश्र जी। अब देवकृष्ण मिश्र जी और बापूदेव शास्त्री जी ये 2 उस समय के समकालीन अच्छे विद्वान थे जो उस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। अब होता क्या है कि जहां पंडित सुधाकर द्विवेदी जी जाते हैं पढ़ने के लिए तो इनका मन जो है देवकृष्ण मिश्र जी से ज्यादा लगता है। आप जानते हैं कि अगर एक जगह कई अगर हमारे यहाँ भी विद्यालयों में क्या होता है, अगर हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं कई आचार्य होते हैं, कई हमारे शिक्षक होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा शिक्षक होता है जिसका हमें हमारे जीवन में बड़ा अमिट प्रभाव होता है। हम उसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं, सरल महसूस करते हैं। ऐसी ही स्थिति महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी के साथ भी होती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद से वहां इनका पाला पड़ता है पंडित जो है आपको बताया कि बापूदेव शास्त्री जी से और देवकृष्ण मिश्र जी से। ये धीरे धीरे देवकृष्ण मिश्र जी की तरफ जो है आकर्षित होते हैं और उन्हीं से जो है ये पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन इनके पिताजी पूछते हैं कि भाई सुधाकर ये बताओ किससे पढ़ रहे हो तुम जाकर के? तो सुधाकर द्विवेदी जी ने बताया कि भाई मैं तो देवकृष्ण मिश्र जी से जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। उनके पिताजी ने कहा कि अरे भाई
तुम ऐसे करोगे, तुम्हारे यहाँ तो उतने बड़े जो है गणित के आचार्य पंडित जो है बापूदेव शास्त्री जी हैं, उनसे पढ़ लो। तो फिर इन्होंने कहा कि देखो मैं बार बार गुरु नहीं बदलूंगा, एक बार जिनको गुरु मान लिया है, जिनके प्रति मन से श्रद्धा हो गई है, मैं उन्हीं को अपने हृदय में धारण करके और मैं जो है आगे बढ़ूंगा। अब मुझे अपने गुरु को परिवर्तित नहीं करना है, मैं देवकृष्ण मिश्र जी से ही पढ़ूंगा। और फिर क्या होता है एक घटना, अब वो देवकृष्ण मिश्र जी से उनके आगे का जो है अध्ययन अध्यापन चलता रहता है। एक बार सुधाकर द्विवेदी जी ने जो है क्या होता है कि बापूदेव शास्त्री जी एक ग्रंथ की रचना करते हैं, बीज गणित की, अलजेब्रा की। और जब बीज गणित की रचना कर लेते हैं, रचना करने के बाद से देवकृष्ण मिश्र जी को देते हैं कि देवकृष्ण ये काम करिए, ये हमारा एक ग्रंथ लीजिए, इसकी एक प्रति लीजिए, और लेने के बाद से इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, प्रूफ है, उसको देख लीजिए। देवकृष्ण मिश्र जी उस पुस्तक को ले लेते हैं। लेने के बाद से जो है क्या करते हैं कि उसको अभी हाथ में लेके पलट रहे होते हैं, तब तक सुधाकर द्विवेदी जी वहीं सामने बैठे रहते हैं, उनकी दृष्टि उस ग्रंथ पे पड़ती है। सुधाकर द्विवेदी जी तुरंत कहते हैं कि भाई साहब, गुरुजी मुझे थोड़ा एक ग्रंथ दें। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई ये तो जो है बापूदेव जी का ग्रंथ है, इसको तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको मुझे इस ग्रंथ में कई कमियां लग रही हैं, मैं इसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ। खैर सुधाकर द्विवेदी जी को जो है वहां देवकृष्ण मिश्र जी वो ग्रंथ दे देते हैं बीज गणित की, और सुधाकर द्विवेदी जी अपने घर लेकर के आते हैं, और रात भर में पढ़ने के बाद से उस पूरे पुस्तक को गोल गोल घेर करके पूरा लाल कर देते हैं लाल पेन से, और अंत में अगले दिन सुबह आते हैं जब, और ला करके अपने गुरु जी को देते हैं, तो उनका माथा घूम जाता है कि भाई इतना बड़ा विद्वान, और इसके ग्रंथ में एक छोटा सा बच्चा जो है, आप देखेंगे वो आकर के और इतना सारा जो है वो लगा दिया। तब वो सामने वही जो है महामहोपाध्याय बापूदेव शास्त्री जी बैठे होते हैं, इधर इनके गुरुजी जो है देवकृष्ण मिश्र जी कहते हैं चुप रहो, ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं तब तक, लेकिन फिर भी उनको भनक लग जाती है, और पूछते हैं कि देवकृष्ण ये बताओ क्या बात है। तब वो बताते हैं कि भाई आचार्य जी, इन्होंने तो आपकी पुस्तक पे जो है पूरा ऐसा कर दिया है। अब वो खैर ये बातें होती हैं ये, लेकिन अब जानते हैं कि विद्वानों की जो विद्वानों का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, वो उनको सुधाकर जी के प्रति एक बड़ा अगाध प्रेम भी आता है, और फिर जो है इसके बाद से बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद से इनको लेकर के आरटीएच ग्रिफिथ उस समय प्रिंसिपल होते हैं उस कॉलेज के, और वो लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि अयम सुधाकर शर्मा गणिते बृहस्पति समम। वो उसको बोधित करते हैं आरटीएच ग्रिफिथ को कि ये जो सुधाकर है ना, ये सुधाकर गणित में ये जान लीजिए कि भगवान बृहस्पति जैसा अद्भुत ज्ञानी है। तो ऐसा कह के उसको सुधाकर द्विवेदी जी को वहां उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और फिर वहां से इनको पुरस्कार भी मिलता है, और कई पुरस्कार मिलते हैं। अब बताया आपको कि पढ़ाई इनकी लेट शुरू हुई थी, लेकिन गाड़ी खुली तो लेट, लेकिन पहुंच बड़े समय से रही है। और आपको बताऊं कि 21-22 वर्ष की अवस्था तक आते आते सुधाकर द्विवेदी जी के घर पे बड़े बड़े गणितज्ञ वहां पढ़ाई करने जाने लगे। ये क्या करते थे कि कुछ मैथिल समुदाय के बच्चे थे, बिहार के मिथिला के, तो उन बच्चों को ये बैठा करके और गणित पढ़ाते थे। धीरे धीरे इनकी ख्याति दरभंगा पहुंचती है, और दरभंगा नरेश जो है दरभंगा संस्कृत कॉलेज में, आपको यहाँ वाराणसी में ही वो क्या करते हैं कि उन्हें वहां अध्यापक नियुक्त करते हैं, और अध्यापक नियुक्त करने के बाद से वो 3 साल वहां पढ़ाते हैं, और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में ये फिर सुधाकर द्विवेदी जी का चयन हो जाता है। और इसके बाद से जब क्या होता है कि जब भारत में उस समय शासन बदल रहा होता है, और भारत का जो शासन है वो डायरेक्टली वहां की 1857 के बाद से, तो उसके बाद से क्या होता है कि वहां की महारानी जो है वो ब्रिटेन की, वो डायरेक्टली शासन यहाँ से संभालती है। और उस समय जो है फिर यहाँ नए प्रिंसिपल बदलते हैं, और प्रिंसिपल के बदलने के बाद से आरटीएच ग्रिफिथ जिनको बताया, आरटीएच ग्रिफिथ यहाँ क्या करते हैं कि इन्हों सुधाकर द्विवेदी जी को आचार्य के रूप में वहां चयनित करते हैं, और आचार्य रूप में चयनित करने के बाद से ये वहां अध्यापन अपना शुरू करते हैं, और एक बड़े आचार्य के रूप में इनकी ख्याति होती है। फिर आपको बताया था कि फिर क्या होता है कि इन्हें सुधाकर द्विवेदी जी को भी वहां से महामहोपाध्याय की उपाधि मिलती है।
और एक ऐसी उपाधि जो कि कह सकते हैं कि भारत में बहुत रेयर लोगों को दी गई, यानी CIE की उपाधि, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर करके एक समय, उस समय जो है अंग्रेज देते थे यहाँ के बड़े विद्वानों को। तो महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी वह पहले विद्वान थे जिन्हें जो है CIE की उपाधि दी गई। इसके बाद से इन्हें अनेक देशी विदेशी आपको फेलोशिप भी दिए गए। और फिर आपको बताऊं कि कम से कम नहीं तो करीब आप मान के चले कि 40 ग्रंथ करीब इन्होंने जो है रचे होंगे, या तो संपादन किया होगा या उनका ट्रांसलेशन किया। इनके कुछ ग्रंथ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि आप कह सकते हैं वास्तव चंद्र सिंहोन्नति है, दीर्घवृत्त लक्षणम है। दीर्घवृत्त लक्षणम में यहाँ क्या करते हैं, ये जो ग्रहों के एक्लिप्टिक सर्कल हैं ये उनकी चर्चा करते हैं, दीर्घवृत्तीय भ्रमण की चर्चा करते हैं, और वहीं जाकर के वो साफ साफ लिखते हैं कि एकस्मिन् केंद्रे सूर्य तिष्ठति अपरातो रिक्ता नाभिरिति विद्यते, यानी दीर्घवृत्त के एक केंद्र में सूर्य को स्थापित करते हैं और दूसरा जो है नाभि वो रिक्त है, और ऐसे करके ये दीर्घवृत्त की कल्पना को यहाँ करते हैं। इसके बाद से गणित कौमुदी की भी रचना आप करते हैं, और इस प्रकार से करीब करीब आप मान के चले कि 50 ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी रचना जो है सुधाकर द्विवेदी जी किए। और सुधाकर द्विवेदी जी की रचना केवल इतनी ही नहीं थी, ये हिंदी भाषा के भी बड़े विद्वान थे। तो फिर उन्होंने भाषा बोधक जो है लिखा, फिर 2 खंडों में उसको लिखा, भाषा बोधक प्रथम और भाषा बोधक द्वितीय करके 2 ग्रंथों की रचना की। फिर तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका थी उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। इस तरीके से इन्होंने हिंदी में भी खूब काम किए। और आचार्य इस तरीके से आप देखेंगे कि चलन कलन जो है इसके ऊपर इन्होंने कार्य किया, फिर त्रिकोणमिति के ऊपर इन्होंने कार्य किया, और एक ज्योतिष शास्त्र की आप कह सकते हैं कि लंबी परंपरा, यानी आधुनिक आचार्यों की परंपरा जो रही है, उन आधुनिक आचार्यों की परंपरा में अपना एक महनीय योगदान देते हुए इस शास्त्र को आगे बढ़ाया। अब यहाँ से एक आचार्य का भी नाम अभी और आएगा जिनकी चर्चा मैं आपसे अगले क्लास में करूंगा, जिनका नाम है आचार्य सामंत चंद्रशेखर। तो सामंत चंद्रशेखर की जो चर्चा है वो भी आज के समय के और उनका जो सिद्धांत है वह आज के लिए बड़ा उपयोगी है। तो चलिए अब जो है आज की कक्षा में यही पूर्ण करता हूं, और अब आप सभी के प्रश्न और जिज्ञासाएं जो है हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आप अपने जो है जिज्ञासाएं रखेंगे। सर नमस्कार, मैं विकास बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? हाँ जी बताएं। सर मेरा प्रश्न आज के लेक्चर से नहीं है, मैं असाइनमेंट कर रहा था तो उसमें 2 दुविधा है सर। एक डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का ज्योतिष में क्या योगदान है, और दूसरा सर इनका ऐसे ही एक और सज्जन है नीलांबर झा या किसी का, तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें तो सर उनके जो लेख हैं उसके बारे में लिखा गया, उनकी जो किताबें हैं संपूर्णानंद जी की, तो क्या वही उनका अवदान मान लिया जाए, उसी पे लिखा जाए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक प्रश्न जी, हाँ बताएं। और एक सर याद आ गया दूसरा, मकरंद सारणी। हाँ उस पे भी एक है कि मकरंद जी के ज्योतिष के बारे में क्या अवधारणा है, तो उसमें जो पाठ्य सामग्री है वो पूरा पंचांग के बारे में लिखा गया है इस सारणी में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो मकरंद सारणी बनाई है, तो मकरंद सारणी पंचांग को ही ध्यान में रख के उन्होंने बनाया है। तो उसमें तिथि साधन नक्षत्र साधन इत्यादि के लिए सारणियां हैं, ठीक है ना? जी। इसमें 2 या 3 पहले व्याख्यान में, पहले हमने दूसरे व्याख्यान में या पहले में मैंने उनकी चर्चा की है। तो जी। हाँ, तो मकरंद के जो है फेमस ही इसीलिए थे कि उन्होंने पंचांग बनाने के लिए जो है सारणी का निर्माण किया था, टेबल का निर्माण किया था। बाद में उसकी उपपत्ति भी सुलझ गई, ऐसा मतलब जो है मैंने बताया है उसमें। तो बिल्कुल वो आप वही देंगे जो उनके कार्य है। तो वही, यानी कि उनका कार्य ये है कि जो तिथि का क्या योग है, नक्षत्र का क्या रोल है, इन सब चीजों का युति जी, वही पूरे संक्षेप में लिखना होगा। अच्छा सर, एक शब्द आता है उपपत्ति, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, उपपत्ति का मतलब होता है जैसे कोई सूत्र कैसे बना। जी। हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि 5 रुपए में 5 आम, जी, तो 7 रुपए में कितने आम? यानी हमने लिखा कि
5 गुणे 7/5, ये एक सूत्र आया, समझ लीजिए जी। एक हमने एक सवाल लिखा आपके सामने या एक सूत्र लिखा कि 5 गुणे 7/5। अब इसकी उपपत्ति हमें देखनी है कि ये बना कैसे। तब हम कहेंगे कि भैया हमने यहाँ एक त्रैराशिक किया है, यानी रूल ऑफ 3 लगाया कि 5 जी रुपए में 5 आम, तो 7 रुपए में कितने आम। तो जी सूत्र कहता है कि प्रमाणम इच्छा च समान जाति। जब देखेंगे अभी आगे एक चैप्टर आएगा, वहां तो खैर परिचय ही है, आप कभी लीलावती जी। उठा के देखेंगे, वहां पे त्रैराशिक नियम करके दिया हुआ है। अच्छा तो यानी कोई भी सूत्र कैसे फ्रेम हो रहा है, कैसे बन रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट्स कॉल्ड उपपत्ति। अच्छा, ओके जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम पवन जी, बताएं। एक सवाल सर, ये सर विभिन्न आचार्यों ने, जैसे आपने बताया, समय समय पर विभिन्न सिद्धांत ग्रंथ बताए हैं, उन्होंने अपने तरीके से सिद्धांतों का बताया, बीज संस्कार किए, और आज के भी जो आधुनिक सिद्धांत है, अगर हमें पंचांग का निर्माण करना है सर, तो ये शास्त्रीय पंचांग उपयोगी रहेंगे या फिर आधुनिक तरीके से हम इसका करें सर? इसके बारे में सर कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए सर। देखिए हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है क्या कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के गणित हैं पवन जी, आपने देखा होगा। तो जब इसकी चर्चा आती है, सूर्य सिद्धांत भी आप देखेंगे, कहते हैं कि कहां कहां आपको दृश्य गणित की आवश्यकता है, यानी हमें ग्रहों के वास्तविक मान भी लेने हैं जो कि आकाश में प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, ठीक है। जैसे श्रृंगोन्नति है, सूर्योदय सूर्यास्त है, ग्रहयुति है, ग्रहण है, ये तो प्रत्यक्ष आकाश में घटने हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इनको किसी अन्य मान से ले आते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं घटेंगे, तो फिर इन जो है घटनाओं की मौलिकता नहीं रहेगी, इस गणित की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो पहला तो ये होना चाहिए कि वो गणित प्रत्यक्ष दिखे भी, और दूसरे नंबर में कि जब आपको फलोपपत्ति करनी होगी ना, यानी जब फलादेश करना होगा, तो फलादेश में आपको नक्षत्राभिप्राय ग्रह ही ले आने होंगे, यानी निरेण ग्रह ही ले आना होगा। अब इसमें समाधान कहां से आएगा, जब आप कहेंगे कि गुरु जी सूर्य सिद्धांत से गणित करते हैं तो अभी ग्रहों में अंतर आ जा रहा है। बिल्कुल सर, यही होता है। हाँ, तो जब ग्रहों में अंतर आ जा रहा है और हमें फल के लिए लेना सूर्य सिद्धांत को है, तब तो ये आपकी बात ठीक नहीं बैठ रही है। तो अब यही एक श्रम साध्य कार्य है पवन जी, कि आज के जमाने में एआई की भी उपलब्धता है, अगर हम इसका उपयोग कर करके, अगर हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके अगर इसको शुद्ध कर पाएंगे, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। अभी हमने सर कुछ किया है इसमें, सूर्य सिद्धांत से भी निकाला, सिद्धांत दर्पण से भी निकाल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, और आधुनिक में बिल्कुल अलग है। सिद्धांत दर्पण थोड़ा एक्यूरेट है सूर्य सिद्धांत से, जो हमने देखा उससे ग्रह निकाले। दर्पण जो है बहुत एक्यूरेट है। सिद्धांत दर्पण के जो है साधित जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज भी आपको आकाश में दिख जाएंगे यथा समय। थोड़ा कलाओं का अंतर आ रहा है, लेकिन वो तो जो सूर्य सिद्धांत है सर, वो बहुत अंतर आ जा रहा है सूर्य सिद्धांत में। हाँ, उसमें देखिए, क्योंकि वहां कह रहे हैं ना आचार्य कि काल भेदोत्र केवल, वहां उसमें आपको परिष्कार देना ही पड़ेगा। लगभग 2000 साल हो गए करीब, मान के चलिए। तो इन 2000 सालों में जब मैं कह रहा हूं आपसे कि 60 वर्ष में ही ग्रहों में अंतर पतित हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो 2000 सालों में अंतर आना बहुत मतलब सहज बात है वो। तो अयनांश सर कौन सा मानना चाहिए? बहुत भी विभिन्न तरह के अयनांश है, अगर हम संस्कार भी करें निर्याण के लाने के लिए अयनांश कौन सा माने, ये बहुत सारे सवालों में सर बिल्कुल हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि अयनांश कौन सा ले, किस तरीके से हम पंचांग का निर्माण करना है तो हम क्या करें? पवन जी, जिस सिद्धांत ग्रंथ को आप ले रहे होंगे ना, उसी सिद्धांत ग्रंथ में अयनांश के आनयन की प्रक्रिया दी गई है। तो अगर हम मान लीजिए कोई एक वस्तु बना रहे हैं, जैसे हमने शर्ट अगर हमारे देह का नापा है, तो शर्ट का हाथ भी हम अपने ही देह का लगाएंगे। मतलब शर्ट में हमने पता लगा आस्तीन किसी और के हाथ का नापा है और ऊपर का शर्ट किसी और का नाप लिया, तो अलग अलग हो जाएगा। तो आप सही बोले सर, हम सोचे थे एक्यूरेट लाने के लिए अयनांश में थोड़ा संशोधन करके उसको साइन और निर्याण को बराबर लेके आएंगे। अगर बता रहे, अगर आपको अंतर करना ही होगा, जो मेरा एक अनुभव अभी कह रहा है, जिसपे मैं कार्य भी कर रहा हूँ, ग्रहों के जो स्फुट परिधियां हैं ना, स्फुट और मध्यम परिधियां हैं, वहां फ्रैक्शन देने से ये मुझे लगता है कि हम पहुंच पाएंगे कि कहां तक अंतर जो है इसको हम शुद्ध कर पाएंगे। थोड़ा श्रम साध्य कार्य है, थोड़ा समय